अध्याय 15 अटूट कसम। एक बार फिर खिड़कियों पर बर्फ घुमड़ रही थी। क्रिसमस तेजी से करीब आ रहा था। हैग्रिड अकेले ही बड़े हॉल के लिए 12 क्रिसमस ट्री ला चुका था। शूलपनी और रंगीन पन्नियों के हार सीढ़ियों के हत्थों पर लग चुके थे। सूट ऑफ आर्मर के हेलमेट के भीतर न बुझने वाली मोमबत्तियां जल रही थीं और गलियारों में थोड़ी थोड़ी दूर पर मिसल्टों के बड़े गुच्छे टंगे हुए थे। हैरी के पास से गुजरते समय बहुत सी लड़कियां मिसल्टों के गुच्छे के नीचे खड़ी हो जाती थीं, जिस वजह से गलियारों में रास्ता रुक जाता था। बहरहाल रातों को अक्सर घूमते रहने के कारण हैरी को महल के खुफिया गलियारों का बहुत अच्छा ज्ञान था और वह आसानी से उन रास्तों से क्लासों तक पहुंच जाता था जहां मिसल्टो नहीं लगे थे। लड़कियों के बीच हैरी की इतनी लोकप्रियता से रॉन को ईर्ष्या हो सकती थी, लेकिन अब वह इसके बारे में हंसता था। हालांकि हैरी को पिछले कुछ सप्ताह के मूडी आक्रामक रॉन के बजाय यह हंसने वाला रॉन ज्यादा पसंद था, लेकिन रॉन के इस सुधार की बहुत बड़ी कीमत थी। पहली बात तो यह थी कि हैरी को लेवेंडर ब्राउन को लगातार झेलना पड़ता था। लेवेंडर को ऐसा लगता था कि जिस पल वह रॉन को चूमती नहीं है वह हर पल बेकार है। दूसरी बात यह थी कि हैरी के दो सबसे अच्छे दोस्त एक दूसरे से कभी बात नहीं करना चाहते थे। रॉन के हाथों पर अब भी हरमाइनी के पक्षियों के हमले के निशान और खरोंचें थीं। उसका अंदाज अब रक्षात्मक और आक्रोश भरा था। उसने हैरी से कहा, वह शिकायत नहीं कर सकती, उसने क्रम को चूमा है। अब उसे पता चल गया है कि कोई मुझे भी चूमना चाहता है। देखो, यह आजाद देश है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उस पुस्तक को पढ़ने का नाटक करता रहा जो उन्हें अगली सुबह सम्मोहन की क्लास से पहले पूरी पढ़नी थी। इस पुस्तक का शीर्षक था सरातत्व, एक खोज। चूंकि वह रॉन और हरमाइनी दोनों के साथ दोस्ती बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसे ज्यादातर समय अपना मुंह बंद रखना पड़ता था। मैंने हरमाइनी से कभी किसी चीज का वादा नहीं किया, रॉन बुदबुदाया। मेरा मतलब है, ठीक है, मिस लघौन की क्रिसमस पार्टी में उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं कहा, बस दोस्तों की तरह, मैं आजाद हूँ। हैरी ने सारतत्व एक खोज का एक पन्ना पलटा। वह जानता था कि रॉन उसे देख रहा था। रॉन की आवाज धीमी होकर बुदबुदाहट में बदल गई और आग की लकड़ियों के जोर से चटकने के कारण ये सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन हैरी को क्रम और शिकायत नहीं कर सकती जैसे शब्द सुनाई दे रहे थे। हरमाइनी का टाइम टेबल इतना भरा हुआ था कि हैरी को सिर्फ शाम को ही उससे ठीक से बात करने का मौका मिल पाता था, जब रॉन लेवेंडर में इतना खोया रहता था कि उसका ध्यान हैरी की तरफ नहीं जाता था। गुरुद्वार में रॉन के रहते समय हरमाइनी वहां बैठने से इनकार कर देती थी, इसलिए हैरी को आमतौर पर उसके साथ लाइब्रेरी में बैठना पड़ता था, जिसका मतलब था कि उन्हें फुसफुसा कर बातचीत करनी पड़ती थी। वह जिसे चाहे उसे चूमने के लिए आजाद है, हरमाइनी ने कहा, जब लाइब्रेरियन मैडम पिंक्स उनके पीछे की शेल्फों पर मंडराने लगी। मुझे परवाह नहीं है। उसने अपनी कलम उठाई और आई पर इतनी जोर से बिंदु लगाए कि चंपत्र में छेद हो गए। हैरी कुछ नहीं बोला। उसे लग रहा था कि चुप रहने के कारण कहीं उसके बोलने की आदत न छूट जाए। वह उच्च स्तरीय कारण निर्माण पुस्तक के ऊपर थोड़ा सा झुका और शाश्वत अमृत के बारे में नोट्स लिखता रहा। हालांकि वह बीच बीच में लाइब्रेरिश बोरास की कई बातों के अलावा प्रिंस के उपयोगी सुझावों को देखने के लिए रुक जाता था। हरमाइनी ने कुछ पल बाद कहा, ओह, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। हैरी ने पौन घंटे की खामोशी के बाद हल्की सी भर्राई फुसफुसाहट में कहा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि मैं पुस्तक नहीं लौटाऊंगा। मैंने हाफ ब्लड प्रिंस से जितना सीखा है उतना स्नेप या स्लगॉन से नहीं सीखा। मैं तुम्हें उस मूर्ख प्रिंस के बारे में नहीं बोल रही हूँ, हरमाइनी ने कहा और उसकी पुस्तक को इतनी बुरी नजर से देखा जैसे उसने उसके साथ कोई बदतमीजी कर दी हो। मैं दूसरी बात कह रही हूँ। मैं यहाँ आने से ठीक पहले लड़कियों के बाथरूम में गई थी। वहां पर लगभग 1 दर्जन लड़कियां थी, जिनमें रोमिल्डा वैन भी थी। वे यह फैसला करने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें प्रेम काढ़ा कैसे पिलाया जाए। वे सभी उम्मीद कर रही हैं कि तुम उन्हें स्लगहॉर्न की पार्टी में ले जाओगे। उन सभी ने फ्रेडर जॉर्ज के प्रेम काढ़े खरीद लिए हैं और मुझे डर है कि उनसे काम हो जाएगा। तो फिर तुमने उन्हें जब्त क्यों नहीं किया? हैरी ने पूछा। उसे यह बात असाधारण लगी कि नियमों का सख्ती से पालन करने वाली हरमाइनी ने इतने महत्वपूर्ण मौके पर यह आदत क्यों छोड़ दी। वे बाथरूम में काढ़े लेकर नहीं आई थी, हरमाइनी ने हिकारत से कहा। वे वे तो बस योजना बना रही थी और मुझे लगता है कि हाफ ब्लड प्रिंस भी, उसने पुस्तक की तरफ एक और बुरी नजर डाली, एक साथ 1 दर्जन अलग अलग प्रेम काढ़ों का इलाज नहीं बता पाएगा। तुम कहो तो मैं किसी को तुम्हारे साथ जाने के लिए आमंत्रित कर लूं। इससे बाकी लड़कियां ये सोचना बंद कर देंगी कि उनके पास अब भी मौका है। पार्टी कल रात को ही है, इसलिए वे उतावली हो रही हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं आमंत्रित करना चाहूं, हैरी बुदबुदाया, जो जिनी के बारे में नहीं सोचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इन दिनों वो बार बार उसके सपने में आ जाती थी। उसे इस बात की खुशी थी कि रॉन गुप्त घुसपैठ का इस्तेमाल नहीं कर सकता था।
अच्छा, तो कुछ पीते समय सावधान रहना, क्योंकि रोमिल्डा वेन के इरादे बुलंद लगते हैं, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। उसने उस लंबे चंपत्र को लपेटा जिस पर वह अंकों का जादुई महत्व का निबंध लिख रही थी, और उस पर अपनी कलम चलाती रही। हैरी उसे यह करते हुए देखता रहा, हालांकि उसका दिमाग कोसों दूर था। एक मिनट ठहरो, उसने धीरे से कहा। मैंने सोचा था कि फिल्च ने वीजली जादूगरी दुकान की हर चीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसे परवाह है कि फिल्च ने किस किस चीज पर प्रतिबंध लगाया है, हरमाइनी ने कहा, जो अब भी अपने निबंध पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। लेकिन मुझे लगा था कि सभी उल्लुओं की जांच हो रही होगी। फिर ये लड़कियां स्कूल में प्रेम कार्ड मंगवाने में कैसे कामयाब हो गईं? फ्रेड और जॉर्ज ने उन्हें खांसी के कार्डों और सेंट के रूप में छिपा कर भेजा है, हरमाइनी ने कहा। यह उनकी उल्लू आदेश सेवा का हिस्सा है। तुम इस बारे में बहुत जानती हो। हरमाइनी ने हैरी को भी उतनी ही बुरी नजर से देखा जितनी बुरी तरह उसने थोड़ी देर पहले उसकी उच्च स्तरीय कारण निर्माण पुस्तक को देखा था। यह सब उन बोतलों के पीछे लिखा था जो उन्होंने गर्मियों में मुझे और जीनी को दिखाई थी, उसने ठंडेपन से कहा। मैं लोगों के ड्रिंक में काढ़े नहीं डालती हूँ या डालने का नाटक भी नहीं करती हूँ, जो उतना ही बुरा है। उसे छोड़ो, हैरी ने जल्दी से कहा। मुद्दे की बात यह है कि फिल्च मूर्ख बन गया है ना। ये लड़कियां स्कूल में कोई चीज किसी दूसरी चीज की तरह छिपा कर मंगा रही हैं, तो मेलफॉय उस हार को स्कूल में क्यों नहीं ला सकता था? ओ हैरी, दोबारा वही बात शुरू मत करो। बताओ तो सही, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हैरी ने पूछा। देखो, हरमाइनी ने आ भरते हुए कहा, खुफिया संवेदन सूचक मंत्रों, शापों और छिपे हुए सम्मोहनों को पकड़ लेते हैं, है ना? वे गुप्त जादू और गुप्त वस्तुओं को खोजने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वे किसी सशक्त शाप को कुछ सेकंडों में ही पकड़ लेते, जैसा उस हार पर था, लेकिन वे गलत बोतल में रखी चीजों को नहीं पकड़ पाते। और वैसे भी प्रेम कार्ड न तो शैतानी है और न ही खतरनाक है। तुम्हारे लिए कहना आसान है, हैरी रोमिल्डा वेन के बारे में सोचते हुए बुदबुदाया। तो यह पहचानना फिल्च का काम है कि जो काढ़ा भेजे गए हैं वो खांसी के काढ़े हैं या नहीं। वो बहुत अच्छा जादूगर नहीं है, इसलिए मुझे शक है कि वो काढ़ों को पहचान सकता है। हरमाइनी रुक गई। हैरी ने भी एक आवाज सुन ली थी। कोई अंधेरे में डूबे बुक शेल्फों के बीच से उनके पीछे आ गया था। उन्होंने इंतजार किया और एक पल बाद गिद्ध जैसे चेहरों वाली मैडम पिंस कोने पर प्रकट हो गई। उनके धसे हुए गालों, चंपत्र जैसी चमड़ी तथा लंबी मुड़ी हुई नाक पर उस लैंप से रोशनी हो रही थी जो उनके हाथ में था। लाइब्रेरी अब बंद हो चुकी है, उन्होंने कहा। तुमने जो पुस्तक जहां से उठाई है उसे वही। तुमने उस पुस्तक में क्या लिखा, गंदे लड़के? यह लाइब्रेरी की नहीं है, मेरी है, हैरी ने जल्दी से कहा और अपनी उच्च स्तरीय कारण निर्माण पुस्तक टेबल से उठा ली, जब मैडम पिंस ने अपना चील जैसा हाथ तेजी से उसकी तरफ बढ़ाया। बर्बाद कर दी, वे चिल्लाई। खराब कर दी, बिगाड़ दी। यह तो बस एक पुस्तक है जिसमें कुछ लिखा है, हैरी ने उसे उनकी पकड़ से खींचते हुए कहा। मैडम पिंस को देखकर लग रहा था जैसे उन्हें लकवा मार गया हो। हरमाइनी ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और हैरी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो वे तुम्हारे लाइब्रेरी में आने में प्रतिबंध लगा देंगी। तुम उस पूर्णतापूर्ण पुस्तक को लाए ही क्यों? हरमाइनी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि वे पागल हैं। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने तुम्हें फिल्च की बुराई करते सुन लिया था? मुझे हमेशा से लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ओह, हा हा। अब वे दोनों सामान्य तरीके से बातें कर रहे थे। इस बात पर खुश होते हुए वे लैंप से रोशन वीरान गलियारों से होकर गुरुद्वार के हॉल की तरफ जाने लगे। वे इस बारे में बहस कर रहे थे कि फिल्च और मैडम पिंस गोपनीय रूप से एक दूसरे से प्रेम करते हैं या नहीं। बधाइयां, हैरी ने मोटी औरत से कहा, क्योंकि यह क्रिसमस का नया पासवर्ड था। तुम्हें भी, मोटी औरत ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, और वह उन्हें अंदर जाने देने के लिए आगे की तरफ झूल गईं। जैसे ही वह तस्वीर के छेद से अंदर घुसा, रोमिल्डा वेन बोली, हाय हैरी, जीली वाटर पियोगे? हरमाइनी ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कह रही हो, मैंने तुमसे क्या कहा था? नहीं धन्यवाद, हैरी ने तत्काल कहा। मुझे यह ज्यादा पसंद नहीं है। तो इन्हें ले लो, रोमिल्डा ने कहा और उसके हाथ में एक बॉक्स दे दिया। चॉकलेट कराइयाँ, इसमें फायर विस्की है। मेरी दादी ने मुझे भेजी है, लेकिन वे मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। ओ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हैरी ने कहा, जो इसके अलावा कोई और जवाब नहीं सोच पाया। और मैं तो बस यूं ही जा रहा था। वह जल्दी से हरमाइनी के पीछे चल दिया और उसकी आवाज कमजोर हो गई। मैंने तुम्हें बताया था ना, हरमाइनी ने कहा। जल्दी ही तुम किसी से बात कर लो ताकि वे तुम्हें अकेला छोड़ दें, और तुम। लेकिन उसका चेहरा अचानक सपाट हो गया। उसने अभी अभी रॉन और लेवेंडर को देख लिया था, जो एक ही कुर्सी पर आपस में लिपटे बैठे थे। अच्छा, गुड नाइट, हरमाइनी ने कहा, हालांकि अभी शाम के 7 ही बजे थे। वह आगे कुछ कहे बिना लड़कियों के कमरों की तरफ चली गई।
हैरी इस विचार के साथ सोने गया कि उसे बस एक और दिन की क्लासों से जूझना है तथा स्लगहॉर्न की पार्टी से भी। इसके बाद वह रॉन के साथ उसके घर जा सकेगा। उसे यह असंभव लग रहा था कि छुट्टियों से पहले रॉन और हरमाइनी में सुलह हो जाएगी, लेकिन शायद अलग अलग रहने से उन्हें अपने व्यवहार के बारे में शांति से अच्छी तरह सोचने का मौका मिलेगा। लेकिन उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसकी उम्मीद अगले दिन की रूपांतरण की क्लास में और भी कम हो गई। वे मानवीय रूपांतरण के बहुत ही मुश्किल विषय का अध्ययन कर रहे थे। आईनों के सामने खड़े होकर उन्हें अपनी बहु का रंग बदलना था। रॉन की पहली कोशिश बहुत बुरी रही, जिसमें उसने अपने चेहरे पर हैंडल जैसी मूछ बना दी। हरमाइनी उसकी खिल्ली उड़ाते हुए हंस दी। रॉन ने भी उसकी क्रूर लेकिन सटीक नकल की कि प्रोफेसर मैगोनिकल के सवाल पूछने पर हरमाइनी किस तरह अपनी सीट से उछलती थी। यह बात लेवेंडर और पार्वती को बड़ी मजेदार लगी, जिससे हरमाइनी एक बार फिर आंसुओं के करीब आ गई। वह घंटी बजते ही क्लासरूम से दौड़कर बाहर निकली और अपना आधा सामान पीछे छोड़ गई। हैरी ने फैसला किया कि इस वक्त हरमाइनी की जरूरत रॉन से ज्यादा है, इसलिए उसने हरमाइनी की छूटी हुई चीजें समेटी और उसकी तलाश में चल दिया। आखिर हैरी को हरमाइनी नीचे वाली मंजिल पर लड़कियों के बाथरूम से बाहर आती दिखी। उसके साथ लूना लवगुड थी, जो धीरे धीरे हरमाइनी की पीठ थपथपा रही थी। ओह हेलो हैरी, लूना ने कहा। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी एक बो चमकीली पीली है? हाय लूना, हरमाइनी तुम अपना सामान छोड़ आई थी। हैरी ने उसकी पुस्तकें बढ़ा दी। ओह हाँ, हरमाइनी ने रूंधी आवाज में कहा और अपना सामान दे लिया। वो इस तथ्य को छुपाने के लिए जल्दी से मुड़ गई कि वो पेंसिल केस पर अपनी आंख पोंछ रही थी। धन्यवाद हैरी, तो अब मैं चलती हूँ। और वह जल्दी से चली गई। उसने हैरी को राहत के शब्द कहने का मौका ही नहीं दिया, हालांकि वह ऐसे शब्द सोच भी नहीं पाया था। वह थोड़ी परेशान है, लूना ने कहा। पहले तो मुझे लगा था कि अंदर मायूस मीना है, लेकिन बाद में यह हरमाइनी निकली। उसने रॉन वीजली के बारे में कुछ कहा था। हाँ, उनमें झगड़ा हो गया है, हैरी ने कहा। वह कई बार बड़ी अजीब बातें कह देता है ना? लूना ने कहा, जब वे गलियारों में साथ साथ चलने लगे। लेकिन मैंने पिछले साल देखा था, वह कई बार थोड़ा बेरहम हो जाता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, हैरी ने कहा। लूना हमेशा की तरह आज भी अजीब सच्चाई बोल रही थी। वह आज तक ऐसी लड़की से नहीं मिला था। तो तुम्हारा टर्म अच्छा रहा? ओह ठीक ही रहा, लूना बोली। डीए के बिना थोड़ा सूनापन लगता है। हालांकि जिनी अच्छी है। उसने कुछ समय पहले रूपांतरण की क्लास में दो लड़कों को मुझे पागल कहने से रोका था। क्या आज रात को स्लगहॉर्न की पार्टी में मेरे साथ चलोगी? हैरी के मुंह से ये शब्द बरबस निकल गए। उसने इन शब्दों को इस तरह सुना जैसे उन्हें कोई अजनबी बोल रहा हो। लूना ने अपनी बाहर निकलती आंखों से उसे हैरानी से देखा। स्लगहॉर्न की पार्टी में तुम्हारे साथ? हाँ, हैरी ने कहा। हमें मेहमानों को लाने की इजाजत है, इसलिए मैंने सोचा कि क्या तुम मेरा मतलब है। वो अपने इरादे बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता था। मेरा मतलब है सिर्फ दोस्तों की तरह, लेकिन अगर तुम नहीं चलना चाहती हो। उसे आधी उम्मीद थी कि वो मना कर देगी। ओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह चलना पसंद करूंगी, लूना ने इस तरह मुस्कुराते हुए कहा जिस तरह वह आज तक नहीं मुस्कुराई थी। किसी ने मुझे पार्टी में दोस्त की तरह चलने को कभी नहीं कहा। क्या इसलिए तुमने अपनी बोहों पर रंग लगाया है पार्टी के लिए? क्या मैं भी अपनी बोहें रंग लूं? नहीं, हैरी ने दृढ़ता से कहा। यह एक गलती थी। मैं इसे हरमाइनी से ठीक करवा लूंगा। तो मैं 8 बजे प्रवेश हॉल में तुमसे मिलता हूँ। आहा! ऊपर किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वे दोनों उछल पड़े। उनमें से किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया था, लेकिन वे अभी-अभी पीर्स के नीचे से गुजरे थे, जो एक फानुस से उल्टा लटक रहा था और उनकी तरफ देखकर दुष्टता से मुस्कुरा रहा था। पॉटी लूनी के साथ पार्टी जा रहा है। पॉटी लूनी से प्यार करता है। पॉटर लूनी से प -प 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 प्यार करता है। और वह तेजी से खिलखिलाता तथा चिल्लाता हुआ चल पड़ा। पॉटर लूनी से प्यार करता है। इन चीजों को गोपनीय रखना अच्छा लगता है, हैरी ने कहा। और निश्चित रूप से कुछ ही समय में पूरे स्कूल को पता चल गया कि हैरी पॉटर पागल लवगुड को स्लगहॉर्न की पार्टी में ले जा रहा है। तुम किसी को भी ले जा सकते थे, रॉन ने डिनर के वक्त हैरानी से कहा। किसी को भी, लेकिन तुमने पागल लवगुड को चुना। उसे इस नाम से मत पुकारो रॉन, जिनी ने सख्ती से कहा और दोस्तों के पास जाते समय हैरी के पीछे ठहर गई। हैरी, मुझे सचमुच खुशी है कि तुम उसे ले जा रहे हो। वो बहुत रोमांचित है। फिर वो डीन के साथ बैठने के लिए टेबल पर आगे चली गई। हैरी ने इस बात पर खुश होने की कोशिश की कि लूना को पार्टी में ले जाने से जिनी खुश थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। टेबल पर काफी दूर हरमाइनी अकेली बैठी थी और अपने सूप से खेल रही थी। हैरी ने देखा कि रॉन उसकी तरफ चुपके से देख रहा था।
तुम माफी मांग सकते हो, हैरी ने साफ साफ शब्दों में सुझाव दिया। और अगर उसने पक्षियों से एक बार फिर हमला करवा दिया तो क्या होगा? रॉन ने बुदबुदा कर कहा। तुमने उसकी नकल क्यों की? वो मेरी मूंछ पर क्यों हंसी? मैं भी तो हंसा था। मैंने आज तक इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण चीज नहीं देखी। लेकिन ऐसा लगा कि रॉन ने कुछ नहीं सुना। लेवेंडर उसी समय पार्वती के साथ आ गई थी। हैरी और रॉन के बीच में ठसते हुए लेवेंडर ने अपनी बाहें रॉन के गले में डाल दी। हाय हैरी, पार्वती ने कहा, जो उसी की तरह थोड़ी शर्मिंदा और अपनी सहेली के व्यवहार से उबी हुई लग रही थी। हाय, हैरी ने कहा, तुम कैसी हो? तो तुम हॉगवर्ट्स में रुक रही हो? मैंने तो सुना था कि तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहते थे। मैंने उन्हें कुछ समय यहाँ रहने के लिए मना लिया है, पार्वती ने कहा। केटी वाली घटना से वे सचमुच डर गए थे, लेकिन चूंकि उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। ओ हाय हरमाइनी, पार्वती खुलकर मुस्कुरा रही थी। हैरी जानता था कि वो रूपांतरण की क्लास में हरमाइनी पर हंसने के कारण अपराधी महसूस कर रही होगी। उसने मुड़कर देखा कि हरमाइनी भी पलटकर मुस्कुरा रही थी। लड़कियां भी बड़ी अजीब होती हैं। हाय पार्वती, हरमाइनी ने कहा और रॉन तथा लेवेंडर को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। क्या तुम आज रात को स्लगहॉर्न की पार्टी में जा रही हो? आमंत्रण नहीं मिला, पार्वती ने उदासी से कहा। वैसे मैं जाना जरूर चाहती थी। ऐसा लगता है कि पार्टी सचमुच अच्छी होगी। तुम भी जा रही हो, है ना? हाँ, मैं 8 बजे कार्मैक से मिल रही हूँ और हम दोनों। इस तरह की आवाज हुई जैसे किसी स्टॉपर को किसी बंद सिंक से निकाल दिया गया हो और रॉन प्रकट हो गया। हरमाइनी ने इस तरह जताया जैसे उसने कुछ देखा या सुना ही न हो। हम दोनों पार्टी में एक साथ जा रहे हैं। कार्मैक, पार्वती ने कहा। तुम्हारा मतलब है कार्मैक मैगलेगन? सही है, हरमाइनी ने मीठे अंदाज में कहा, जो लगभग, उसने इस शब्द पर बहुत जोर डाला, गरुड़द्वार का कीपर बन गया था। तो क्या तुम उसके साथ घूम रही हो? पार्वती ने आंखें फाड़कर पूछा। ओह हाँ, क्या तुम्हें नहीं मालूम? हरमाइनी ने कहा और खिलखिलाने लगी। नहीं, पार्वती ने कहा, जो इस सनसनीखेज खबर से बहुत हैरान दिख रही थी। तुम क्विडिच खिलाड़ियों को पसंद करती हो, है ना? पहले क्रम, फिर मैकलेगन। हाँ, मैं सचमुच अच्छे क्विडिच खिलाड़ियों को पसंद करती हूँ, हरमाइनी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात को थोड़ा सा सुधारा। अच्छा, तो मिलते हैं। जाकर पार्टी के लिए तैयार होना है। वह चली गई। लेवेंडर और पार्वती तत्काल अपने सर सटाकर इस नई खबर पर बातचीत करने लगी। उन्होंने मैगलेगन के बारे में जो सुन रखा था और हरमाइनी के बारे में उन्होंने जो अंदाजा लगाया था, उसके आधार पर वे अटकलें लगाने लगी। रॉन का चेहरा अजीब ढंग से सपाट दिख रहा था और वह कुछ नहीं बोल रहा था। हैरी खामोशी से सोचता रहा कि लड़कियां भी प्रतिशोध लेने के लिए कितना नीचे गिर सकती हैं। जब वह रात को 8 बजे प्रवेश हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत सारी लड़कियां मंडरा रही थीं। जब वह लूना की तरफ बढ़ा तो वे सभी उसे गुस्से से घूरने लगी। लूना चांदी जैसे रंग के दुशाले पहनी थी। देखने वाले हंस रहे थे, लेकिन वह अच्छी दिख रही थी। हैरी को खुशी थी कि उसने अपने गाजर वाली इयररिंग, बटर बियर कॉर्क के हार और भूत चश्मे को नहीं पहना था। हाय, उसने कहा, तो चले? ओह हाँ, लूना ने खुशी से कहा। पार्टी कहाँ है? हैरी बोला। स्लगहॉर्न के ऑफिस में। फिर वह लोगों के घूरने और बुदबुदाने से उसे दूर ले जाते हुए संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। क्या तुमने सुना है एक खूनी पिशाच भी आने वाला है? र्यूफस स्क्रिमग्योर, लूना ने पूछा। क्या? हैरी ने विचलित होते हुए पूछा। तुम्हारा मतलब है जादू मंत्री? हाँ, वह खूनी पिशाच है, लूना ने यथार्थवादी अंदाज में कहा। जब स्क्रीमग्योर कॉर्नेलियस फर्स्ट की तरह जादू मंत्री बने थे, तभी डैडी ने इसके बारे में एक बहुत लंबा लेख लिखा था, लेकिन मंत्रालय के एक व्यक्ति ने उन्हें इसे न छापने पर मजबूर कर दिया। जाहिर है मंत्रालय वाले यह नहीं चाहते थे कि लोगों को सच्चाई का पता चले। हैरी को यह संभव नहीं लग रहा कि रूफस स्क्रीमग्योर खूनी पिशाच हो सकते हैं। बहरहाल वो यह जानता था कि लूना अपने पिता के अजीबोगरीब विचारों को इस तरह दोहराती थी मानो वे सच हों। इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। वे दोनों स्लगहॉर्न के ऑफिस के पास पहुंच गए और हर कदम पर अंदर से हंसी, संगीत तथा बातचीत की आवाजें ज्यादा सुनाई दे रही थीं। क्या पता यह सचमुच ऐसा था या स्लगहॉर्न ने इसे जादू से बड़ा बना दिया था, लेकिन स्लगहॉर्न का ऑफिस बाकी टीचर्स के ऑफिस से ज्यादा बड़ा दिख रहा था। छत और दीवारें हरे, लाल तथा सुनहरे पर्दों से सजी थी, जिस वजह से ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी विशाल तंबू के भीतर हों। कमरे में भीड़ थी और एक सजे हुए सुनहरे लैंप से लाल रोशनी आ रही थी जो छत के बीच में लटका हुआ था। उसमें असली परियां मंडरा रही थी जो रोशनी के चमकते बिंदुओं की तरह दिख रही थी। दूर वाले कोने से मेंडोलियन के संगीत के साथ जोरदार गाना हो रहा था। कुछ बड़े जादूगर बातचीत करने के साथ साथ पाइप का धुआं भी उड़ा रहे थे। कुछ घरेलू जिन घुटनों के जंगल के बीच से चिचियाते हुए जगह बना रहे थे। वे भोजन भरी चांदी की भारी प्लेटों के बोझ से दबे जा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे प्लेटें अपने आप हवा में इधर से उधर आ जा रही हूँ। हैरी और लूना जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसे, स्लगहॉर्न गरजे।
हैरी, मेरे बच्चे, अंदर आ जाओ, अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। स्लगहॉर्न मखमल का एक सजावटी हैट पहने हुए थे, जो उनकी स्मोकिंग जैकेट से मेल खा रहा था। उन्होंने हैरी की बांह इतनी जोर से पकड़ी जैसे वे उसके साथ अंतर्ध्यान होना चाहते हों। स्लगहॉर्न उसे पार्टी के बीचों बीच ले जा रहे थे। हैरी ने लूना का हाथ पकड़ लिया और उसे भी अपने साथ घसीट कर ले गया। हैरी, मैं तुम्हें अपने एक पुराने विद्यार्थी एल्ड्रेड वार्पल से मिलवाना चाहता हूँ, जिसने वर्ल्ड ब्रदर्स माई लाइफ अमंग्स दी वेम्पायर्स लिखी है, और जाहिर है उसके दोस्त सैंगविनी से भी। वार्पल नामक नाटे और चश्मे वाले जादूगर ने हैरी से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। उसका खूनी पिशाच दोस्त सैंगविनी लंबा था और उसकी आंखों के नीचे काली झाइयां थी। उसने हैरी की तरफ सिर्फ सिर हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह बोर हो रहा हो। लड़कियों का एक समूह उसके करीब खड़ा था और सभी लड़कियां उत्सुक तथा रोमांचित नजर आ रही थी। हैरी, मुझे बहुत खुशी हुई, वार्पल ने हैरी के चेहरे पर नजर डालते हुए कहा। जैसे मैं प्रोफेसर स्लगहॉर्न से कुछ समय पहले कह रहा था, हैरी पॉटर की वह जीवनी कहाँ है जिसका हम सबको इंतजार है? अच्छा, हैरी ने कहा। उतने ही विनम्र हो जितना हॉरस ने बताया था, वार्पल ने कहा। लेकिन गंभीरता से कहूं तो उसका अंदाजा अचानक बदलकर बिजनेसमैन जैसा हो गया। मुझे तुम्हारी जीवनी लिखने में बहुत खुशी होगी। लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा जानने के लिए बेताब है। हाँ, बेताब है। अगर तुम मुझे कुछ इंटरव्यू दे दो, बस 4-5 घंटे के, तो हम कुछ ही महीनों में तुम्हारी पुस्तक तैयार कर सकते हैं। और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, तुम्हें बहुत कम मेहनत करनी होगी। सैंगविनी से पूछ लो, ये कितना आसान है। सैंगविनी, यहीं रहो, वार्पल ने अचानक सख्ती से कहा, क्योंकि खूनी पिशाच अपनी आंखों से बहुत भूखा भाव लेकर पास खड़ी लड़कियों के समूह की तरफ सरक रहा था। यहाँ आओ, एक पेस्ट्री लो। वार्पल ने पास से गुजरते घरेलू जिन की प्लेट से पेस्ट्री उठाकर सैंगविनी के हाथ में पकड़ा दी। इसके बाद उसने हैरी की तरफ नजरें घुमाई। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि तुम कितने सारे गैलियन कमा सकते हो। आपके प्रस्ताव में मुझे जरा भी रुचि नहीं है, हैरी ने दृढ़ता से कहा। और माफ कीजिए, मुझे अभी अभी मेरी एक दोस्त दिख गई है। उसने लूना को अपने पीछे भीड़ में खींचा। सचमुच उसी समय उन्हें वियर्ड सिस्टर्स की 2 सदस्यों के बीच में भूरे बालों का लंबा गुच्छा दिखाई दिया। हरमाइनी, हरमाइनी! हैरी, तुम हो? भगवान का शुक्र है। हाय लूना। तुम्हें क्या हुआ? हैरी ने पूछा, क्योंकि हरमाइनी का हुलिया इतना अस्त व्यस्त लग रहा था जैसे वो लड़ाकू पेड़ से जूझ कर आ रही हो। ओह, मैं अभी अभी बची हूँ। मेरा मतलब है, मैं अभी अभी कारमैक को छोड़ कर आ रही हूँ, उसने कहा। मिसल्टो के नीचे, उसने सफाई देते हुए आगे जोड़ा, जब हैरी ने उसकी तरफ सवालिया निगाह से देखा। उसके साथ आने का अच्छा फल मिला, हैरी ने गंभीरता से कहा। मुझे लगा था कि रॉन इससे सबसे ज्यादा चिढ़ेगा, हरमाइनी ने भावहीन तरीके से कहा। मैंने कुछ समय के लिए जकारियस स्मिथ के बारे में सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कुल मिलाकर। तुमने स्मिथ के बारे में सोचा था? हैरी ने हिकारत से कहा। हाँ, मैंने सोचा था, और अब मैं सोच रही हूँ कि काश मैंने उसे ही चुना होता। कार्मिक के सामने तो ग्रॉब बहुत शरीफ लगता है। इस तरफ से चलो, हम उसे आते देख लेंगे, वो इतना लंबा है। वे तीनों कमरे की दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता बनाने लगे। वे रास्ते में शराब के प्याले उठाते गए और उन्हें काफी देर बाद एहसास हुआ कि वे जहां पहुंचना चाहते थे वहां प्रोफेसर ट्रिलोनी अकेली खड़ी थी। हेलो, लूना ने विनम्रता से प्रोफेसर ट्रिलोनी से कहा। गुड इवनिंग बेटा, प्रोफेसर ट्रिलोनी ने लूना को थोड़ी मुश्किल से देखते हुए कहा। हैरी को एक बार फिर शेरी की बदबू आई। मैंने तुम्हें कुछ समय से अपनी क्लास में नहीं देखा है, लूना बोली। नहीं, हमें इस साल फ्री पढ़ा रहे हैं। ओह, जाहिर है, प्रोफेसर टिलोनी ने गुस्से भरी मदहोश आवाज में कहा। हाँ, डॉबिन, जैसा मैं उसे कहती हूँ। तुम लोग सोचते होगे कि जब मैं स्कूल में लौट आई हूँ तो प्रोफेसर डम्बलडोर को उस घोड़े को निकाल देना चाहिए, है ना? लेकिन नहीं, हमें क्लासें बांटनी पड़ी हैं। साफ कहूँ तो यह मेरा अपमान है, अपमान, तुम जानती हो। प्रोफेसर टिलोनी इतनी ज्यादा मदहोश थी कि वे हैरी को पहचान नहीं पाई। उनके द्वारा की जा रही फीरेंस की आवेशपूर्ण आलोचना से बचने के लिए हैरी हरमाइनी के ज्यादा करीब पहुंच गया और बोला, हम बात साफ कर लेते हैं। क्या तुम रॉन को यह बताने की सोच रही हो कि तुमने कीपर के ट्रायल्स में छेड़छाड़ की थी? हरमाइनी ने अपनी थ्योरियां चढ़ा ली। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी नीचे गिर सकती हूँ? हैरी ने उसकी तरफ चालाकी से देखा। हरमाइनी, अगर तुम मैगलेगन के साथ आ सकती हो। दोनों में फर्क है, हरमाइनी ने गंभीरतापूर्ण अंदाज में कहा। मेरी रॉन को यह बताने की कोई योजना नहीं है कि क्रिपस के ट्रायल के दौरान क्या हुआ था या नहीं हुआ था। अच्छी बात है, हैरी ने उत्साह से कहा, क्योंकि उसका आत्मविश्वास दोबारा चला जाएगा और हम अगला मैच हार जाएंगे। क्विडिच, हरमाइनी गुस्से में बोली। क्या सभी लड़कों को सिर्फ क्विडिच की ही परवाह होती है? कार्लमैक ने मुझसे मेरे बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा। नहीं, इसके बजाय वह मुझे बिना रुके बताता रहा कि कैसे उसने 101 महान गोल बचाए थे। ओ नहीं, वो यहाँ आ रहा है। वो इतनी तेजी से गायब हुई जैसे अंतर्ध्यान हो गई हो। एक पल तो वो वहां थी और अगले ही पल वह 2 हंसती हुई जादूगरनियों के बीच से निकलकर ओझल हो गई।
हरमाइनी को देखा? मैकलेगन ने 1 मिनट बाद भीड़ में से जगह बनाकर आते हुए पूछा। नहीं, हैरी ने कहा और तत्काल लूना से बातचीत करने लगा। वो एक पल के लिए भूल ही गया था कि लूना किससे बातें कर रही थी। हैरी पॉटर, प्रोफेसर टिलोनी ने गहरी कांपती आवाज में कहा और उनका ध्यान पहली बार उसकी तरफ गया। ओ हेलो, हैरी ने बिना उत्साह के कहा। मेरे प्यारे बच्चे, उन्होंने एक तेज फुसफुसाहट में कहा। अफवाहें, लेख, चुनिंदा जादूगर, जाहिर है मैं बहुत लंबे समय से जानती हूँ तुम्हारे भविष्य के संकेत कभी बहुत अच्छे नहीं थे हैरी, लेकिन तुम्हें ज्योतिष क्यों नहीं लिया? तुम्हारे लिए तो यह विषय बाकी लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण था। ओ सिबिल, हम सभी को हमारा विषय ही सबसे महत्वपूर्ण लगता है। एक तेज आवाज आई और स्लगहॉर्न प्रोफेसर टिलोनी की दूसरी तरफ प्रकट हो गए। उनका चेहरा थोड़ा लाल था और उनका मखमली हैट थोड़ा तिरछा हो गया था। उनके एक हाथ में शराब का गिलास था और दूसरी में एक मिन्स पाई थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने काढ़े की क्लास में कभी इतना प्रतिभाशाली विद्यार्थी देखा है, स्लगहॉर्न ने हैरी को बड़े प्यार से देखते हुए कहा। कुशाग्र बुद्धि, अपनी माँ की तरह। सिबिल, मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने सिर्फ कुछ ही लोगों को पढ़ाया है जिनमें इतनी प्रतिभा है, यहाँ तक कि सीवियरियस भी। और हैरी दहशत में आ गया जब स्लगहॉर्न ने एक बाह फैलाकर स्नेप को रोक लिया। चोरी से जाने का इरादा छोड़ दो और हमारे साथ शामिल हो जाओ सीवियरियस, स्लगहॉर्न ने खुशी से हिचकी लेते हुए कहा। मैं अभी हैरी की काढ़ा बनाने की असाधारण प्रतिभा के बारे में बात कर रहा था। जाहिर है कुछ श्रेय तो तुम्हें भी मिलना चाहिए, आखिर तुमने उसे 5 साल पढ़ाया है। स्नेप फंस चुके थे क्योंकि स्लगहॉर्न की बाह उनके कंधों पर थी। उन्होंने अपनी मुड़ी हुई नाक के नीचे से हैरी को देखा और उनकी काली आंखें सिकुड़ गईं। अजीब बात है, लेकिन मुझे तो कभी नहीं लगा कि मैं पॉटर को कुछ सिखा पाया हूँ। तब तो फिर यह उसकी जन्मजात योग्यता होगी, स्लगहॉर्न थोड़ी तेज स्वर में बोले। तुम्हें देखना चाहिए था कि उसने मेरी पहली क्लास में जीवित मृत्यु का घूंट काढ़ा कितना अच्छा बनाया था। कभी किसी विद्यार्थी ने पहले कोशिश में इतना अच्छा काढ़ा नहीं बनाया। मुझे लगता है कि तुमने भी नहीं बनाया होगा सीवियरियस। सचमुच? स्नेप ने धीरे से कहा। उनकी आंखें अभी भी हैरी पर टिकी हुई थी, जो थोड़ी परेशानी महसूस कर रहा था। वह यह कतई नहीं चाहता था कि स्नेप काढ़े बनाने की उसकी इस प्रतिभा के स्रोत की जांच करने लगे। स्लगहॉर्न ने पूछा, हैरी, मुझे बताओ कि तुमने और कौन कौन से विषय लिए हैं? गुप्त कला से रक्षा, सम्मोहन, रूपांतरण, जड़ी बूटी विज्ञान, संक्षेप में ऑरर बनने के लिए आवश्यक सभी विषय, स्नेप ने हल्के व्यंग के साथ कहा। हाँ, मैं ऑरर बनना चाहता हूँ, हैरी ने आवेश में कहा। और तुम बहुत महान ऑरर बनोगे, स्लगहॉर्न ने गरजती आवाज के साथ कहा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऑरर बनना चाहिए हैरी, लूना ने अप्रत्याशित ढंग से कहा। सभी उसकी तरफ देखने लगे। ऑरर्स तो रॉटफैंग षड्यंत्र में शामिल थे। मुझे लगता था कि हर कोई यह बात जानता होगा। वे तो अंदरूनी तौर पर काले जादू और मसूड़ों की बीमारी का इस्तेमाल करके जादू मंत्रालय को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हैरी की आधी शराब उसकी नाक के ऊपर चली गई क्योंकि वह अचानक हंसने लगा था। उसे लग रहा था कि सिर्फ इसी बात के लिए लूना को लाना सफल हो गया था। उसका चेहरा गीला हो गया और वह खांसने लगा। लेकिन अब उसने मुस्कुराते हुए अपने प्याले से सिर उठाया तो उसने ऐसा दृश्य देखा जिससे उसका मनोबल और बढ़ गया। आर्गस फिल्च ड्रेको मैल्फॉय का कान पकड़कर उसे उनकी तरफ ला रहा था। प्रोफेसर स्लगहॉर्न, फिल्च ने घुरघुरा कर कहा। उसके जबड़े कांप रहे थे और उसकी फुली आंखों में शरारत पकड़ने की दीवानगी भरी चमक थी। मैंने इस लड़के को ऊपर के गलियारे में मंडराते हुए पाया। इसका दावा है कि आपने इसे पार्टी में आने का आमंत्रण दिया था, लेकिन इसे आने में देर हो गई। क्या आपने इसे आमंत्रण दिया था? बेल्फॉय ने खुद को फिल्च की पकड़ से छुड़ाया। वह नाराज दिख रहा था। ठीक है, मुझे आमंत्रण नहीं मिला था, उसने गुस्से से कहा। मैं बिना बुलाए आने की कोशिश कर रहा था। अब तो खुश? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, फिल्च ने कहा। हालांकि उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम मुश्किल में हो। हेडमास्टर ने कहा था कि बिना इजाजत के रात को घूमना सख्त मना है ना? ठीक है आगस, ठीक है, स्लगहॉर्न ने हाथ लहराते हुए कहा। क्रिसमस का समय है और पार्टी में आने की इच्छा कोई अपराध नहीं है। इस बार हम सजा के बारे में भूल जाते हैं। तुम रुक सकते हो ड्रेको। फिल्च के चेहरे पर गुस्से और निराश का भाव आ गया, जो पूरी तरह अपेक्षित था। लेकिन हैरी ने सोचा कि मेलफॉय भी उतना ही नाखुश क्यों दिख रहा था और स्नेप मेलफॉय को ऐसे क्यों देख रहे थे जैसे वे नाराज और, क्या यह संभव है, थोड़े डरे हुए हों। लेकिन इससे पहले कि हैरी इस बात का विश्लेषण कर पाए, फिल्च मुड़ा और पैर घसीटते तथा बड़बड़ाते हुए दूर चला गया। मेलफॉय ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए स्लगहॉर्न की उदारता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और स्नेप का चेहरा एक बार फिर सपाट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्लगहॉर्न ने मेलफॉय के धन्यवाद को दरकिनार करते हुए कहा। आखिर मैं तुम्हारे दादाजी को जानता था। वे हमेशा आपकी बहुत तारीफ करते थे सर, मेलफॉय ने जल्दी से कहा। कहते थे कि उन्होंने जिंदगी में आपसे अच्छा काढ़े बनाने वाला नहीं देखा।
हैरी ने मेलफॉय की तरफ घूरा। हैरी को उसकी चापलूसी से कोई उलझन नहीं हुई। वो काफी समय से मेलफॉय को स्नेप की चापलूसी करते देख रहा था। उसे उलझन तो इस बात की थी कि मेलफॉय थोड़ा बीमार दिख रहा था। काफी समय बाद उसने मेलफॉय को इतने करीब से देखा था। अब उसने देखा कि मेलफॉय की आंखों के नीचे काले निशान थे और उसकी चमड़ी की रंगत स्पष्ट रूप से हल्की थी। स्नेप ने अचानक कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ ड्रेको। ओह सिविरियस, स्लगहॉर्न ने एक बार फिर हिचकी लेते हुए कहा। क्रिसमस है, ज्यादा सख्ती मत करना। मैं उसका हाउस प्रमुख हूँ और मैं ही यह फैसला करूंगा कि कितनी सख्ती करनी है या नहीं, स्नेप ने कहा। मेरे पीछे आओ ड्रेको। वे चल दिए। स्नेप आगे आगे जा रहे थे और मेलफॉय भुनभुनाता हुआ उनके पीछे पीछे चल रहा था। हैरी एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। फिर वह बोला, लूना मैं 1 मिनट में आता हूँ और बाथरूम से। ठीक है, लूना ने कहा, और जब वह लपककर भीड़ के बीच से निकला तो उसने पीछे से सुना कि लूना प्रोफेसर ट्रिलोनी के साथ रॉटफैंग षड्यंत्र के बारे में फिर से बातचीत करने लगी थी, जो इसमें बहुत दिलचस्पी ले रही थी। पार्टी से बाहर निकलने के बाद अपनी जेब में रखे अदृश्य चोगे को निकालना और अपने ऊपर डालना आसान था, क्योंकि गलियारा बिल्कुल खाली था। मुश्किल तो स्नेप और मेलफॉय को खोजना था। हैरी गलियारे में भागा। उसके कदमों की आवाज संगीत और बातचीत की तेज आवाज के कारण सुनाई नहीं दे रही थी, जो स्लगहॉर्न के ऑफिस से अब भी आ रही थी। शायद स्नेप मेलफॉय को तहखाने में अपने ऑफिस में ले गए होंगे, या फिर वे उसे नागशक्ति के हॉल की तरफ ले गए होंगे। लेकिन हैरी गलियारे में भागते समय हर दरवाजे से कान लगाता गया। जब उसने गलियारे के आखिरी क्लासरूम के की होल के पास कान लगाया तो उसे आवाजें सुनाई दी और वह रोमांचित हो गया। गलतियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती ड्रेको, क्योंकि अगर तुम्हें निकाल दिया गया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि तुम सच बोल रहे हो, क्योंकि यह फूहड़ और मूर्खतापूर्ण कोशिश थी। ऐसा शक है कि इसमें तुम्हारा हाथ हो सकता है। मुझ पर किसे शक है? मेलफॉय ने गुस्से से कहा। आखिरी बार कहता हूँ कि मैंने ये नहीं किया, ठीक है? उस केटी बेल लड़की का जरूर कोई दुश्मन होगा जिसे कोई जानता नहीं होगा। मेरी तरफ इस तरह से न देखें। मैं जानता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। मैं मूर्ख नहीं हूँ, लेकिन यह काम नहीं करेगा। मैं आपको रोक सकता हूँ। एक पल के लिए खामोशी छाई रही और फिर स्नेप धीरे से बोले, ओह अब समझा। बेलाट्रिक्स आंटी तुम्हें गुप्त विद्या सिखा रही हैं। तुम अपने मास्टर से कौन सा विचार छिपाने की कोशिश कर रहे हो ड्रेको? मैं अपने मास्टर से कुछ छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप बीच में टांग ना अड़ाएं। हैरी ने अपने कान की होल से और सटा लिए। ऐसा क्या हो गया था कि जो मेलफॉय स्नेप से इस तरह बातें कर रहा हूँ, जिनके प्रति वो हमेशा सम्मान दिखाता था, यहाँ तक कि पसंद भी करता था? तो इसलिए इस टर्म में तुम मुझसे नजरें चुरा रहे हो? तुम्हें मेरे हस्तक्षेप का डर है? तुम जानते हो ड्रेको कि अगर कोई विद्यार्थी मेरे बार बार बुलाने पर मेरे ऑफिस में नहीं आता है तो क्या होता है? तो मुझे सजा दे दीजिए, डंबलडोर से मेरी शिकायत कर दीजिए, मेलफॉय ने व्यंग से कहा। एक बार फिर खामोशी छा गई। फिर स्नेप बोले, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करना चाहता। तो फिर मुझे अपने ऑफिस में बुलाना छोड़ दीजिए। मेरी बात सुनो, स्नेप ने कहा, और उनकी आवाज अब इतनी धीमी हो गई कि हैरी को अपना काल की होल से बहुत कसकर सटाना पड़ा। तब कहीं जाकर वह सुन पाया, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने अटूट कसम खाई है ड्रेको। ऐसा लगता है कि तब तो आपको कसम तोड़नी होगी, क्योंकि मुझे अपनी रक्षा की जरूरत नहीं है। यह काम मेरा है। उन्होंने मुझे काम दिया है और मैं इसे कर रहा हूँ। मेरे पास एक योजना है और यह कामयाब हो रही है। बस इसमें अनुमान से थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। तुम्हारी क्या योजना है? इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मुझे बता दो कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे जितनी मदद चाहिए वो मेरे पास है, धन्यवाद। मैं अकेला नहीं हूँ। तुम आज रात को निश्चित रूप से अकेले थे, जो बहुत ही मूर्खतापूर्ण था। तुम गलियारों में बिना पहरेदारों या साथियों के घूम रहे थे। ये मूलभूत गलतियां हैं। मेरे साथ क्रैब और गॉयल होते अगर आपने उन्हें सजा न दी होती। अपनी आवाज नीचे रखो, स्नेप ने गुस्से से कहा, क्योंकि रोमांच के कारण मेलफॉय की आवाज ऊंची हो गई थी। अगर तुम्हारे दोस्त क्रैब और गोयल इस बार गुप्त कलाओं से रक्षा के अपने OW में पास होना चाहते हैं तो उन्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। उससे क्या फर्क पड़ता है? मेलफॉय ने कहा। गुप्त कलाओं से रक्षा, यह एक मजाक है, एक नाटक है, जैसे हम में से किसी को गुप्त कलाओं से रक्षा की जरूरत हो। यह एक ऐसा नाटक है जो हमारी सफलता के लिए अनिवार्य है ड्रेको, स्नेप ने कहा। तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने नाटक करना नहीं सीखा होता तो क्या मैं इन वर्षों में कहाँ होता? अब मेरी बात सुनो, आज रात को इस तरह घूमकर और पकड़ में आकर तुमने लापरवाही का परिचय दिया है। और अगर तुम क्रैब तथा गोयल जैसे साथियों पर भरोसा कर रहे हो, सिर्फ वही नहीं है, मेरे साथ दूसरे लोग भी हैं, ज्यादा सक्षम लोग। तो तुम मुझे विश्वास में क्यों नहीं लेते हो, जबकि मैं तुम्हारी मदद कर सकता? मैं जानता हूँ आप क्या करना चाहते हैं। आप मेरी शोहरत छीनना चाहते हैं। एक बार फिर खामोशी छा गई। फिर स्नेप ठंडेपन से बोले,
तुम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे पिता के पकड़े जाने और कैद होने से तुम विचलित हो गए हो, लेकिन हैरी को बस 1 सेकंड की ही चेतावनी मिली। उसे दरवाजे की दूसरी तरफ मेल्फॉय के कदमों की आहट सुनाई दी। वो दरवाजा खुलने के ठीक पहले उछलकर रास्ते से हट गया। मेल्फॉय गलियारे में तेज-तेज कदमों से जाने लगा। स्लगहॉर्न के ऑफिस के खुले दरवाजे के सामने से होता हुआ वह दूर वाले मोड़ पर मुड़ा और ओझल हो गया। हैरी की सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह वहीं झुका रहा जब स्नेप क्लासरूम से धीरे से बाहर निकले। उनके चेहरे का भाव स्पष्ट था और वे वापस पार्टी में चले गए। हैरी फर्श पर ही बना रहा। वह चोगे के नीचे छुपा हुआ था और उसका दिमाग सर पर दौड़ रहा था।